Dear students, I am Rajni, lecturer in Economics, Education Department Haryana, and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज की क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा। मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग होता है, सोर्सेज ऑफ डाटा क्या होते हैं, और साथ ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने वाले वो कौन कौन से हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि अर्थशास्त्र में आंकड़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसीलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बच्चों क्लास की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो है, सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है आंकड़ों के संग्रह का अर्थ क्या होता है और उसके उद्देश्य को समझना। नेक्स्ट हम करेंगे कि आंकड़ों के जो स्रोत हैं मीन सोर्सेज हैं वो क्या हैं, और थर्ड थिंग जो हम समझेंगे वो है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में क्या अंतर है, और नेक्स्ट चीज़ है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधियों को समझना, और फिर लास्ट में हम करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में और NSSO के बारे में। तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो बच्चों देखिए आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े तथ्यों के संख्यात्मक विवरण होते हैं। मीन्स डेटा आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो मीन्स जो भी फैक्ट्स हैं उनको जब हम संख्या के रूप में नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो आंकड़े बन जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जो औसत व्यय है मीन्स एवरेज एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़ मंथली है, तो ये हमने सूचना को संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया तो वो आंकड़े बन गए। इसी तरह आंकड़ों को आप कैसे लिख सकते हैं कि आंकड़े अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जनसंख्या संबंधी आंकड़े और रोजगार संबंधित आंकड़े। ये क्या हैं, ये आंकड़ों के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा क्यों किया जाता है, इनको संग्रहित संकलित क्यों किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी समस्या को समझने में, साथ में विश्लेषण करने में, और विश्लेषण करने के बाद उस सूचना का जो भी व्याख्या है वो आसानी से की जा सकती है। तो ये सब जो पर्पज़ हैं ये फुलफिल होते हैं जब आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे रोज़गार संबंधी आंकड़े हैं, अगर इकट्ठा किया जाएगा कि कितने लोग किस तरह के रोज़गार में शामिल हैं, प्राथमिक क्षेत्र में हैं, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में हैं, और कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, तो ये सब समझने के लिए, इस तरह की समस्या का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए क्या चाहिए, आंकड़े इकट्ठे किए जाना ज़रूरी है। तो इस वजह से आंकड़ों को संकलित किया जाता है। जो सोर्सेज ऑफ डाटा हैं वो दो हो सकते हैं। एक तो होता है प्राथमिक स्रोत मीन्स जिसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राथमिक स्रोत क्या है, तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से है। मीन्स सोर्स ऑफ ओरिजिन से जो इन्फॉर्मेशन, संख्यात्मक सूचना जो प्राप्त हो रही है तो हम क्या कहेंगे, वो हमें प्राथमिक स्रोत से प्राप्त हो रही है, और यह सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित सीधी या प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत। और जो द्वितीयक स्रोत है मीन्स सेकेंडरी सोर्स हैं, वो क्या हैं कि सेकेंडरी सोर्स से भी प्राय उन आंकड़ों से है जिनका संकलन पहले से ही किसी संस्था के द्वारा किया जा चुका है, और यह जो सांख्यिकी से संबंधित सीधी सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो मीन्स ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सूचना जो है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो रही, अप्रत्यक्ष रूप से हमें सूचना प्राप्त हो रही है। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं द्वितीयक स्रोत मीन्स सेकेंडरी सोर्स। तो दो सोर्सेज हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अभी जैसे हमने सोर्सेज की बात की है, तो प्राथमिक सोर्स से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। तो मीन्स प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। और ये आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, ओरिजिनल आंकड़े होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट टाइम इनको कलेक्ट किया गया है, तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा कहलाता है। और नेक्स्ट है द्वितीयक आंकड़े। तो ये वो आंकड़े होते हैं जो पहले से ही अस्तित्व में है। जैसे हमने द्वितीयक स्रोत के बारे में किया है ना, कि किसी संस्था के द्वारा वो आंकड़े इकट्ठे किए जा चुके हैं, तो इसलिए ये आंकड़े कैसे होंगे, जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और वर्तमान में किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनको प्रयोग में
लाया जा रहा है। तो ये आंकड़े जो होते हैं ये मौलिक नहीं होंगे, ये ओरिजिनल होंगे लेकिन ये मौलिक नहीं होंगे। इनकी जो डेफिनेशन है और ये जो इनकी विशेषता यहाँ लिखी हुई है, दोनों की आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप इन दोनों में अंतर करना भी सीख पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। तो ये जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, मीन्स हम इनमें अंतर किस बेसिस पर बता रहे हैं, इनको हम प्रयोग कैसे ला रहे हैं और इनको एकत्रित कैसे किया जा रहा है, उसके आधार पर ही इन दोनों में अंतर तय होता है। तो सबसे पहला अंतर किसके बेसिस पर है, मौलिकता में अंतर। तो जो ये प्राथमिक आंकड़े हैं ये क्या होंगे, ज़्यादा मौलिक होंगे, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो कैसे होंगे, कम मौलिक होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से इकट्ठे किए जा रहे हैं और द्वितीयक आंकड़े पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो मौलिक है ही नहीं। नेक्स्ट है कि उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो क्या हैं, वो पहले से किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं और अब हम उनको अपनी कन्वीनियंस, अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। नेक्स्ट है संकलन लागत में अंतर। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करने में समय भी ज़्यादा चाहिए है, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा, मीन्स एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो मीन्स इस वजह से हम कह रहे हैं समय और परिश्रम के हिसाब से जो संकलन लागत है वो किसकी ज़्यादा होगी, प्राथमिक आंकड़ों की ज़्यादा होगी। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से इकट्ठे किए जा चुके हैं और आज हम जो अनुसंधान करता है मीन्स वो उसको अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग में ला रहा है, तो उसका जो संकलन का समय है, एफर्ट्स हैं, वो उसको कम करने पड़ेंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि प्राथमिक आंकड़ों में संकलन लागत अधिक होगी। और संकलन लागत का मतलब क्या हो गया, समय, परिश्रम और धन भी कह सकते हैं हम। और द्वितीयक आंकड़ों में जो संकलन लागत है वो कम होती है। तो देखो बच्चों, जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको संकलित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो उसमें जो सबसे पहला मेथड हम करेंगे वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो पहला हमारा DPI है। नेक्स्ट मेथड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसको डिटेल में करेंगे, मीन्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। थर्ड हम डिस्कस करेंगे स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, मीन्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। और फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, मीन्स इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबकी जो सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म बना के आप इसको अपना हिंट रेडी रख सकते हैं, DPI डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो बच्चों, जो भी इन मेथड्स को आप करेंगे, इन मेथड्स की जो हेडिंग्स हैं उन्हीं में उनकी जो डेफिनेशन है वो भी है। क्योंकि जैसे इस मेथड को हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अनुसंधान करता है, मतलब जिसको रिसर्च करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो पर्सन सूचना देने वाले के पास प्रत्यक्ष तौर पर जाएगा, मीन्स पर्सन टू पर्सन, व्यक्तिगत तौर पर वो उनसे मिलकर अपने अनुसंधान को लेकर जो भी डाटा उसको चाहिए उसको इकट्ठा करेगा। तो इस विधि को इसीलिए व्यक्तिगत अनुसंधान विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन जो है संपर्क बनाकर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो ये तो हमने बात की डेफिनेशन की। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके स्कूल के बच्चों का कोई डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कुछ, और उसी के ऊपर जैसे स्टूडेंट्स की हाइट, वेट, इसको लेकर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, जो अनुसंधान करता है, जिसको ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, वो क्या करेगा, हर बच्चे से संपर्क स्थापित करेगा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। तो उसने कौन सी विधि अपनाई, उसने DPI मेथड को अपनाया, मीन्स प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि को अपनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें वर्कर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर एक वर्कर से जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो ये जो मेथड है, जितने भी आप मेथड्स करेंगे उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल भी रेडी रखना अपना। मैंने आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप और भी सोच सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर करके।
तो उनके साथ साथ आपको ये 3 चीज़ें करनी है। एक तो उपयुक्तता, गुण और अवगुण। मीन्स जो मेथड है हमारा DPI, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, उपयुक्तता कहाँ है, कहाँ ये मेथड यूज़ करना सही रहेगा। तो ये मेथड यूज़ किया जाना चाहिए सीमित क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर संपर्क बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये सीमित क्षेत्र है तो इस तरह का मेथड अपनाया जाना ईजी रहेगा। और नेक्स्ट क्या है, आंकड़ों की मौलिकता व शुद्धता। तो मीन्स जहाँ पर हमें मौलिक आंकड़े चाहिए, शुद्ध आंकड़े चाहिए, वहाँ पर DPI मेथड अपनाया जाना चाहिए। और सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, तो ये मेथड सुटेबल रहेगा। तो ये तो हमने इसकी उपयुक्तता की बात की। अब इस मेथड के गुण क्या हैं? सबसे इसका जो बड़ा गुण है वो क्या है, विश्वसनीयता। मीन्स इस मेथड में डिसट्रस्ट की कोई संभावना ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो अनुसंधान करता है वो क्या करेगा, अनुसंधान क्षेत्र में खुद जाकर उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो आंकड़े अपने आप विश्वसनीय हो जाएंगे। और लोचशीलता का मतलब क्या है कि सूचना जो इकट्ठी की जा रही है उसमें यदि कोई और सूचना ऐड ऑन करनी है तो अनुसंधानकर्ता आसानी से उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। तो इसको बोल रहे हैं लोचशीलता, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, इस मेथड के कुछ अवगुण भी हैं। सबसे पहला अवगुण तो क्या है, जो हमने यहाँ पढ़ा ना, सीमित क्षेत्र, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, कि ये मेथड जो है विस्तृत क्षेत्र पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसका अवगुण क्या है, ये मेथड बहुत ज़्यादा खर्चीला है, क्योंकि इसमें समय बहुत जाएगा, काफ़ी समय स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये इस मेथड का अवगुण बन जाएगा कि ये मेथड जो है बड़े क्षेत्र पर नहीं लागू हो सकता, और साथ ही ये समय को ज़्यादा खपाता है। तो इस वजह से ये इस मेथड के अवगुण हो गए। नेक्स्ट मेथड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो इस मेथड में क्या रहेगा, देखिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या रहेगा कि जो अनुसंधान करता है वो क्या करेगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ के द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। तो इसी वजह से इस विधि को क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे DPI मेथड में कि जो बच्चे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, तो उन्हीं से ही पूछताछ करके उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन यदि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ना लेकर क्या किया जाए, उनके बारे में उनके जो टीचर्स हैं उनसे ही पूछकर आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो मीन्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, टीचर देगा। तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वहाँ, वो होगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मेथड, क्योंकि बच्चों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो अप्रत्यक्ष तौर पर मौखिक रूप से टीचर्स ने दे दी। तो वो मेथड क्या हो गया, IOI मेथड हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड हो गया। अब इस मेथड की क्या उपयुक्तता रहेगी, सुटेबिलिटी क्या रहेगी, कि ये मेथड व्यापक अनुसंधान क्षेत्र को में अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही प्रत्यक्ष संपर्क की संभावना यदि ना हो तो वहाँ भी ये मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन इस मेथड के जो गुण हैं वो क्या हैं कि ये मेथड क्या है, सरल विधि है, ये सिंपल मेथड है। तो ये तो आप हर एक मेथड में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप मेथड्स करेंगे सब सिंपल ही मेथड्स हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करने के लिए जो भी विधियाँ हम पढ़ रहे हैं वो सभी सिंपल हैं। तो ये तो आप एक कॉमन सा गुण है जो सभी में लिख सकते हैं। दूसरा, ये मेथड क्या है, कम खर्चीला है, क्योंकि एक तो समय जो है वो बचेगा, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। तो इस वजह से इस मेथड को बोलते हैं कम खर्चीली विधि। और ये विस्तृत क्षेत्र को कवर करेगा, ये इसके गुण हो गए। लेकिन इस मेथड के जो अवगुण हैं, डीमेरिट्स हैं, वो क्या हैं कि इस मेथड में शुद्धता की कमी रहेगी, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर किसी टीचर को किसी बच्चे के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है आंकड़े गलत दिए जाएं, तो इस वजह से शुद्धता की कमी रहेगी। पक्षपात की भी संभावना रहेगी, क्योंकि जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जो डाटा है प्रॉपरली कलेक्ट हो सकता है, इस वजह से पक्षपात भी हो गया, बायस हो जाएगा यहाँ पर। और अगर शुद्धता की कमी है तो ऑटोमेटिकली ये अवगुण तो आएगा ही आएगा, गलत परिणाम की संभावना। तो ये सब इस मेथड क्या हो गए, अवगुण हो गए। और कई बार जैसे DPI और जो ये मेथड है इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो यदि आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया तो आप इनमें जो दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं। मतलब जो DPI मेथड है और IOI इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या अंतर हो सकता है दोनों मेथड में। अब जैसे ये मेथड क्या है,
ये सीमित क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन ये मेथड व्यापक क्षेत्र को कवर कर लेगा। इसमें प्रत्यक्ष संबंध की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं पर ये अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड कहाँ है, प्रत्यक्ष संबंध की जहाँ संभावना ना हो वहाँ यूज़ किया जाता है। अब ये जो मेथड था DPI, ये क्या है, ज़्यादा खर्चीला, लेकिन ये मेथड कैसा है, ये कम खर्चीला है। ठीक है, तो इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना रहती है। तो इस तरह से आप इन दोनों मेथड्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं। थर्ड मेथड है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो देखिए इस विधि में क्या रहेगा कि जो अनुसंधान करता है वो क्या करेगा, विभिन्न स्थानों पर जो लोकल वहाँ के लोग हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और इन लोगों को क्या बोला जाता है, इन्हें संवाददाता मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोला जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने अपने तरीके से सूचनाओं को एकत्रित करके अनुसंधानकर्ता को भेज देंगे। तो मीन्स ये अपना अपना मेथड, जैसे इनको सुटेबल लगेगा वो मेथड यूज़ करके ये जो है इंफॉर्मेशन अनुसंधानकर्ता को भेज देंगे। तो मीन्स ये मेथड अब कहाँ सुटेबल है, ये देखिए सबसे पहले जहाँ पर सूचना की निरंतरता चाहिए, मतलब जो सूचना है वो कैसे चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड सुटेबल रहेगा। ये जहाँ व्यापक क्षेत्र है वहाँ पर भी मेथड सुटेबल है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता ना हो वहाँ पर भी मेथड सुटेबल रहेगा। और इस विधि के गुण क्या है, पहला वही सिंपल मेथड है, ये सरल है, कम खर्चीली है, क्योंकि बहुत कम खर्चीली किस सेंस में है ये, इसमें समय की बचत होगी, जल्दी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो पाएगी, इसलिए मेथड क्या है, कम खर्चीला है। और साथ ही साथ इसका गुण क्या है कि विस्तृत क्षेत्र को कवर कर पाती है। लेकिन अवगुण इस मेथड के भी हैं। पहला अवगुण क्या है, डीमेरिट पहली क्या है, मौलिकता का न होना, कि जो ओरिजिनलिटी है वो इस मेथड में बहुत कम रहेगी। साथ ही एक रूपता का भी अभाव रहेगा। एक रूपता क्यों नहीं होगी, हमने यहाँ पढ़ा अभी अभी कि जो संवाददाता है वो क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, एक रूपता का अभाव रहेगा। और पक्षपात की भी संभावना रहेगी, क्योंकि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो क्या हैं, अपने वे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसमें प्योरिटी ओरिजिनलिटी की अपने आप कमी है, और ये उनके व्यवहार पर भी डिपेंड करेगा कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं, तो इस वजह से पक्षपात की भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ सूचना प्राप्ति में देरी भी संभव है। क्यों देरी होगी सूचना प्राप्ति में, क्योंकि कुछ जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो एक्टिव होंगे तो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो एक्टिव नहीं हैं वो क्या करेंगे, वो सूचना को बहुत टाइम लगा देंगे प्रोवाइड करने में, तो इस वजह से सूचना प्राप्ति में देरी होने की भी संभावना रहेगी। नेक्स्ट है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, मीन्स इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। तो जो अनुसंधान करता है इस मेथड में वो क्या करता है, जो भी उसका उद्देश्य है अनुसंधान करने का, उसके अकॉर्डिंग एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है, और ये प्रश्नावली प्रयोग की जाएगी किस पर्पज़ के लिए, जो भी सूचना उसको इकट्ठी करने के लिए ये प्रश्नावली प्रयोग में लाई जाएगी। और इस मेथड में दो मेथड इंक्लूडेड हैं, एक तो डाक विधि मीन्स मेलिंग मेथड के थ्रू क्वेश्चनर को फिल किया जाएगा, और दूसरा मेथड है एनुमरेटर मेथड मीन्स गणक विधि के द्वारा सूचना को इकट्ठा किया जाएगा। अब इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में करते हैं। तो देखिए जो डाक विधि है मीन्स मेलिंग मेथड है, उसकी क्या आपको कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्ति के पास भेज दी जाती है, और साथ में क्या किया जाएगा, एक पत्र भी भेजा जाएगा जिसमें अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो मेंशन होगा। साथ ही जो सूचना देने वाला है उसको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा उसको सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब उसको गुप्त रखा जाएगा, और उस व्यक्ति को जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देना होता है। तो ये है मेलिंग मेथड। अब ये जो मेथड है इसकी सुटेबिलिटी कहाँ रहेगी, जहाँ पर क्षेत्र विस्तृत हो, क्योंकि ये जो मेथड है काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। साथ ही और क्या है, जहाँ पर सूचना देने वाले व्यक्ति क्या हों, शिक्षित हों, वो शिक्षित होंगे तभी वो प्रश्नावली को पढ़ेंगे और उत्तर दे पाएंगे। और इस विधि के गुण मेरिट्स क्या हैं, पहला तो इसमें है कम खर्चीली, मतलब इस मेथड में क्या रहेगा, मितव्ययता रहेगी। किसकी रहेगी, जैसे इसमें जो समय है और जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो कम लगेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो पाएगी, इसलिए मेथड क्या है, कम खर्चीला है। साथ में ओरिजिनलिटी मीन्स मौलिकता रहेगी इस मेथड में, क्योंकि जो सूचना देने वाला है वो अपने बारे में खुद सूचना दे रहा है,
वो खुद भरेगा इन क्वेश्चनायर्स को, इस वजह से मौलिकता भी रहेगी। और विस्तृत क्षेत्र तो हमने ऑलरेडी बात की ही थी कि जो डाक विधि है ये विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकती है। लेकिन इस मेथड के भी अवगुण हैं, वो क्या हैं कि सीमित उपयोग। क्यों सीमित उपयोग है? क्योंकि ये किसको कवर कर रहा है? ये सिर्फ शिक्षित लोगों को ही कवर कर रहा है। जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं क्वेश्चनायर को, उन पर ये रिसर्च नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना। किसके आधार पर हम कह रहे हैं? क्योंकि जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो सही भावना से जो क्वेश्चनायर है, प्रश्नावली है, उसको नहीं भरेंगे तो पक्षपात अपने आप हो गया। साथ ही क्या हो सकता है अवगुण कि रुचि का न होना, मतलब जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो उदासीनता दिखा सकता है, वो सही ढंग से प्रश्नों को पढ़ेगा ही नहीं, या फिर जो क्वेश्चनायर है जैसे वापस भेजी जानी चाहिए, हो सकता है वो क्वेश्चनायर को वापस ना भेजे, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं उदासीनता हो। नेक्स्ट है शुद्धता की कमी, क्योंकि यदि सूचना देने वाला सही से प्रश्न नहीं पढ़ेगा तो उत्तर भी वो कैसे देगा? शुद्ध नहीं होंगे वो उत्तर। तो इस वजह से ये सब क्या हैं? ये इस मेथड के अवगुण हैं। अब डाक विधि के बाद नेक्स्ट आ जाता है गणक विधि, मीन्स इनमरेटर मेथड। तो इनमरेटर मेथड में क्या रहेगा? इस मेथड में जो अनुसंधान है उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली तैयार की जाएगी, और इस प्रश्नावली को गणक जो इनमरेटर्स हैं वो सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास स्वयं लेकर जाते हैं और उस प्रश्नावली को भरेंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्नावली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इन्हें हम बोलेंगे अनुसूचियाँ, क्योंकि पहले वाले मेलिंग मेथड में, मेल मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें तो हम प्रश्नावली शब्द यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये क्या कहलाएंगी? अनुसूचियाँ कहलाएंगी। तो ये प्रश्नावली और अनुसूचियों में अंतर भी होता है। तो ये मेथड कहाँ पर सुटेबल रहेगा? ये विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेगा। साथ ही निपुण निष्पक्ष जो गणक हैं, यदि उनकी उपलब्धता है तो ये मेथड सुटेबल रहेगा। साथ ही सूचना जो है, सूचना संबंधित हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ की भाषा, रीति रिवाज, स्वभाव, उसके बारे में जिन गणकों को जानकारी है वो इस मेथड को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। तो ये सब होने पर ही ये मेथड जो है उपयुक्त रहेगा प्रयोग में लाना। तो इस मेथड के अब गुण क्या हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा? व्यक्तिगत संपर्क रहेगा, क्योंकि जो गणक हैं वो सूचना देने वाले के पास स्वयं जाकर सूचना को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिगत संपर्क हो गया सूचना देने वाले में और गणक के बीच में। साथ में यहाँ शुद्धता भी रहेगी, क्योंकि सूचना जो है बीच में और कोई नहीं है, गणक और सूचना देने वाला। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी वो कैसी होगी? शुद्ध होगी। साथ में पूर्णता भी रहेगी, क्योंकि पूरी जो अनुसूची है उसको गणक फिल कर लेगा, भरेगा उसको, पूरे सभी के आंसर्स लिखेगा। इस वजह से ये विधि क्या है? अपने आप में पूर्ण विधि है। ये पूर्णता होना भी इस विधि का गुण है। लेकिन यहाँ भी हम कुछ अवगुण डिस्कस करेंगे इस विधि के। सबसे पहला तो क्या है? खर्चीली। क्यों खर्चीली है? क्योंकि जो गणक हैं उन सबको निपुण बनाना है, उनको प्रशिक्षण देना है, तो इसमें काफ़ी समय जाएगा, इसलिए मेथड क्या है? खर्चीला मेथड है। साथ ही जो है, जो निपुण निष्पक्ष गणक होते हैं उनकी उपलब्धता का भाव रहता है, तो ये भी इस मेथड का अवगुण हो गया। और पक्षपातपूर्ण, यदि गणक अपने काम से पूरी तरह से न्यायपूर्ण काम वो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? पक्षपातपूर्ण परिणाम आएंगे। तो ये सब क्या हो गए? इस मेथड की उपयुक्तता, गुण और अवगुण। अब जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण और उनके गुण। तो यहाँ बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रश्नावली और जो अनुसूचियाँ होती हैं, मीन्स जो क्वेश्चनायर और जो शेड्यूल्स होते हैं, उनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रश्नावली होती है इन और अनुसूची दोनों में प्रश्न कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे। किंतु जो प्रश्नावली है उसमें सभी जो सूचनाएं होंगी वो सूचकों के द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। लेकिन अनुसूचियों में क्या होगा कि वो जो प्रश्नों का जो हमने एक ग्रुप तैयार किया है वो क्या है? गणकों के द्वारा भरा जाएगा। तो ये इन दोनों में आपस में डिफरेंस है। यहाँ सूचना देने वाला स्वयं भरेगा और यहाँ पर गणक सूचना न देने वालों से पूछकर फिर उनको फिल करेगा। और एक जो प्रश्नावली में क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला तो क्या होना चाहिए कि जो प्रश्नों की संख्या है वो कम रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। जो हमारा अनुसंधान का उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्नों की संख्या रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो प्रश्नों की लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, जिसको आसानी से समझा जा सके, क्लियर होनी चाहिए वो लैंग्वेज। तो ये हो गई सरलता, मतलब प्रश्नों में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण का मतलब क्या है कि जो प्रश्नावली को फाइनल रूप दिया जा रहा है तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए? प्रश्नावली
का प्रयोग करते हुए जो पायलट सर्वे वो कर लेना चाहिए। पायलट सर्वे का मतलब जो छोटा एरिया है उसमें जो प्रश्नावली के बेसिस पर सूचकों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अगर प्रश्नावली में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो कर देने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब लार्ज स्केल पर जो सूचकों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसलिए पूर्व परीक्षण भी किया जाना ज़रूरी है, प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए, मतलब प्रश्न जो हैं वो तर्कपूर्ण क्रम में रखे जाने चाहिए। फिफ्थ है स्पष्ट और निश्चित निर्देश। जो प्रश्नावली है उसको भरे जाने के लिए बहुत क्लियर और निश्चित से निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि सूचना देने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही सत्यता की जांच की संभावना भी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनसे जो सत्यता है उसकी जांच की जाए। जैसे एज पूछ ली और फिर DOB डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली, तो उससे क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, इससे सत्यता की जांच हो जाएगी कि जो सूचना देने वाला है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने बारे में। और नेक्स्ट है कि गणना की आवश्यकता का न होना, कि जो प्रश्न प्रश्नावली में इंक्लूड किए जा रहे हैं उनमें गणना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और फिर एट्थ है कि प्रश्नावली को भर कर लौटाने की प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि यदि सूचक जो सूचना दे रहे हैं वो अपनी प्रश्नावली को फिल करके उसको वापस ही नहीं भेजेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान है, वो तो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली अनुसूचियों का निर्माण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब जैसे प्रश्न और प्रश्न किस टाइप के हो सकते हैं, ये तो हमने बात की कि प्रश्नों को बनाते समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। अब जो प्रश्न है वो कैसे हो सकते हैं, वो MCQ बेस्ड तैयार किए जा सकते हैं, वो येस और नो इस तरह के क्वेश्चंस भी तैयार किए जा सकते हैं। ओपन जो क्वेश्चन होते हैं, खुले प्रश्न जिनको बोलते हैं, ओपन क्वेश्चन, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता जो लिखना चाहे वो लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा सकता है। या फिर जो स्पेशल विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न हैं उनको भी लिया जा सकता है। ये हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो प्राइमरी डेटा के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम बात कर रहे हैं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, मतलब जो सेकेंडरी डेटा है उसका कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, तो हम उन्हीं सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित स्रोत और दूसरा हो सकते हैं अनपब्लिश्ड मीन्स अप्रकाशित स्रोत। तो जो प्रकाशित स्रोत हैं अब हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं, मीन्स पब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देखो जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उसमें क्या इंक्लूड होगा कि भारत की जो केंद्रीय और राज्य सरकार है, मीन्स हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनके मंत्रालयों के द्वारा कई प्रकार के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं, तो RBI का जो बुलेटिन है और लेबर गैजेट, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। यहाँ आप हेडिंग प्रॉपर याद रखिए और जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें सेकंड है अर्ध सरकारी प्रकाशन मीन्स सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे हमारी संस्थाएं जो हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, तो ये जो बर्थ और डेथ रेट के, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अर्ध सरकारी प्रकाशन। नेक्स्ट है समितियों और आयोगों की रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि जैसे सरकार जो नियुक्त करती है विभिन्न तरह की समितियाँ, कमेटीज़ बनाकर ताकि वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर पाएँ, आयोग जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उसको हम कहते हैं समितियों और आयोगों की रिपोर्ट। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि वित्त आयोग के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो इसी में इंक्लूड किया जाएगा। ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज, और ये पब्लिश्ड सोर्सेज हैं, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ पब्लिश सोर्स है व्यापारिक संघों के प्रकाशन मीन्स पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। तो जो बड़े बड़े व्यापारिक संघ हैं वो भी क्या करते हैं, अपने अनुसंधान और सांख्यिकी विभाग के द्वारा आंकड़ों को प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे कि शुगर मिल, चीनी मिल है, जो चीनी मिल संघ के द्वारा जो चीनी के कारखानों से संबंधित आंकड़े हैं, मीन्स शुगर रिलेटेड जो भी उनके आंकड़े हैं उन्होंने प्रकाशित किए हैं वो, तो वो क्या कहलाएंगे, व्यापारिक संघों के प्रकाशन कहलाएंगे। फिफ्थ है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे बहुत सारे, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है और यहाँ मैंने मेंशन किया NCAER,
तो मीन्स व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, इसके द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन में शामिल किए जाएंगे, जो कि हमारे सेकेंडरी जो डेटा है उसका पब्लिश्ड सोर्स है। 6 पब्लिश्ड सोर्स है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन, मीन्स पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी अपने अनुसंधान संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करके उनका प्रकाशन करवाते हैं, जो कि सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज बन जाते हैं। और 7th है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, मीन्स इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा के पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, मीन्स अप्रकाशित स्रोत। तो जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनका प्रकाशित के साथ साथ अप्रकाशित स्रोत भी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट, निजी जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, ये भी क्या करते हैं, ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसे आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं कराया जाता, लेकिन ये आंकड़े किस रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इनको द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। और बच्चों नेक्स्ट अब हमें क्या समझना है कि जो सेकेंडरी डेटा है, मीन्स जो द्वितीयक आंकड़े हैं, उनके प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि सेकेंडरी डेटा क्या है, पहले से ही उपलब्ध हैं, पहले से ही किसी ने इकट्ठे किए थे, अब हम उसको अपने अनुसंधान के पर्पस के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्या निश्चित कर लेना चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो कैसे हों, विश्वसनीय, उपयुक्त और पर्याप्त हों। साथ ही हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला तो क्या है कि संकलन करने वाले संगठन की योग्यता में, जब आंकड़े इकट्ठे किए गए थे तो उस समय जिस संगठन ने आंकड़े इकट्ठे किए थे वो योग्य था या नहीं था, तो इस चीज़ की जांच पड़ताल करके ही हमें आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आंकड़ों को संकलित किए जाने का उद्देश्य और क्षेत्र क्या था, यदि ये उद्देश्य और क्षेत्र आपके अनुसंधान से मैच करता है तभी ये आंकड़े आपके लिए सुटेबल रहेंगे। तो संकलित किए जाने का जो उद्देश्य और क्षेत्र है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर है कि संकलन की जो विधि है वो कैसी थी, विधि ट्रस्टवर्दी थी या नहीं थी, उस विधि का सही से प्रयोग किया गया या नहीं किया गया। तो संकलन की विधि का खास तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े थे तो इनको इकट्ठा करते समय किस विधि का प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट है कि संकलन का समय तथा परिस्थितियाँ, जिस समय में और परिस्थितियों में आंकड़े इकट्ठे किए गए थे वो कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब किस तरह की कैलामिटी या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना आई हो, क्योंकि जो आंकड़े किसी ऐसे टाइम में इकट्ठे किए जाते हैं जब सब कुछ नॉर्मल ना हो तो वो नॉर्मल सिचुएशंस में, परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते हैं। इसलिए संकलन का समय और परिस्थितियाँ खास ध्यान रखी जानी चाहिए। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे किए गए थे उसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि यदि आंकड़े शुद्ध होंगे, करेक्ट होंगे, ओरिजिनलिटी का उसमें ध्यान रखा गया होगा, तभी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में उनका सही प्रयोग किया जा सकता है, तभी जो परिणाम हैं वो भी करेक्ट निकलेंगे। तो मीन्स द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए इन सब सावधानियों का प्रयोग किया जाना ज़रूरी है, इन बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं उनके 2 महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, उसमें से पहला है भारत की जनगणना, मीन्स सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये जो भारत की जनगणना है ये क्या है, 10 साल में प्रकाशित होने वाला प्रकाशन है। तो इसको कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है, आंकड़े प्रकाशित कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसके द्वारा ये प्रकाशित किए जाते हैं। और जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन को शामिल किया जाता है, पहला तो इसमें है जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर और वितरण, मीन्स साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है जनसंख्या प्रक्षेपण, मीन्स पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। और फिर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट आ जाता है जनसंख्या की लिंग संरचना, मीन्स इसमें मेल फीमेल से रिलेटेड आंकड़ों को जो है पब्लिश किया जाता है। और साथ में साक्षरता की अवस्था, लिटरेसी रेट क्या है, उसको लेकर ये आंकड़े सेंसस ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन, मीन्स इसको हम
क्या बोलते हैं, NSSO की जो रिपोर्ट और पब्लिकेशन है। जो NSSO है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है और इसके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो त्रैमासिक जर्नलों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण भी बोलते हैं। सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्योंकि तो इसमें जो सूचना उपलब्ध होती है वो क्या होती है, भूमि और पशुजोत, मीन्स लैंड कितना है और जो एनिमल हैं वेल्थ, उसके बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जो भवन मीन्स बिल्डिंग्स की जो दशा है, या फिर जो माइग्रेशन होकर आए हैं लोग, उनको लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। साथ में भारत में जो रोज़गार और बेरोज़गार की स्थिति है, मीन्स जो स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको लेकर आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है इसमें। और साथ ही भारत में जो उपभोक्ता व्यय है, मीन्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है जो इंडिया में, जिसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, लेवल और पैटर्न, ठीक है, उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता व्यय का स्तर और प्रतिमान, मीन्स लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, मीन्स डिफरेंट लोगों के द्वारा किन किन चीज़ों पर कितना कितना प्रोपोर्शन आय का स्पेंड किया जा रहा है, वो सब आंकड़े इसमें इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये है NSSO का प्रकाशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो भी हमने आज किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसी के बेसिस पर जो आपका होमवर्क है वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आप करेंगे, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मुख्य विधियाँ कौन सी हैं। हमने विधियाँ की थी 4, वो सब आपने यहाँ मेंशन करनी है। नेक्स्ट है द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत, जो पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज किए थे वो करने हैं इसमें आपने। और थर्ड है कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की जो प्रश्नावली विधि है उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कीजिए, और साथ ही जो प्रश्नावली बनाते समय मीन्स जो प्रश्न हैं उनको बनाते समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने किया था सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO, जो भी वो आंकड़े प्रकाशित करते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा।